अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। आप सोच रहे होंगे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चलूँगा कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आज आगे कोई वीडियो नहीं आने वाला है। दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल वीडियो बाय द वे, तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट का लिंक है सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, अगर आपने वो नहीं देखा है तो अब बिल्कुल सही वक्त है उस सीरीज को शुरू करने का, क्योंकि अब आपने थियोरेटिकल एस्पेक्ट सी में सब समझ लिया है और अब आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन शुरू करना चाहिए, और वो सीरीज में हमने प्रैक्टिकल दिखाया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम सी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे। बेसिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के वीडियोस में। आज हम लोग ये देखेंगे कि पूरा हमने सी का थियोरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया है, वो किस तरीके से मतलब डेवलपमेंट और कैसे कैसे होता है, एक हाई लेवल ओवरव्यू। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन थ्योरी एस्पेक्ट, और प्रैक्टिकल में भी कुछ वीडियोस आना बाकी है, और वहां पर और वीडियोस आने के बाद प्रोजेक्ट भी आएगा। तो अगर प्रैक्टिकल आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर वहां पर फॉलो कर ले। सी प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सी सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट। सी प्रोग्राम में आपको पता है बहुत सारा पार्ट से पूरा पूरी बना है प्रोग्राम। अ प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लैंग्वेज सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग टिपिकल सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप डेवलप करते हैं तो उसमें कुछ 6 फेज आते हैं। 6 फेज में आपका पूरा प्रोग्राम बन के कंप्लीट होता है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या क्या होता है, फिलहाल तो आप ये 4 समझे, फिर यहाँ पर हम लोग ये 6 समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर चाहिए आपको। यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से सी को लिखने के लिए, चाहे आप छोटा कोड बनाए चाहे आप बहुत बड़ा कोड बनाए, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाए, आपको ये फंडामेंटल चीज लगते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर आप बोल सकते हैं। यानी टेक्स्ट एडिटर से मुराद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मत ले लेना। टेक्स्ट एडिटर ये एक टर्मिनोलॉजी है सीएस के डोमेन में, कि कोड एडिटर जिसको कह सकते हैं, आईडीई जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वेयर कोड इज रिटन एंड एडिटेड। यानी यहाँ पर आपका पूरा वक्त गुजरने वाला है, पूरा कोड आप यहीं लिखेंगे। दूसरा होता है कंपाइलर। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सेकंड लगता है कंपाइल करने में। कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड, आपको ऑलरेडी पता है कंपाइलर क्या होता है। तीसरा होता है लिंकर, लिंकिंग ऑब्जेक्ट फाइल टू लाइब्रेरीज। ये भी कोई बड़ी बात नहीं होता, बस ऊपर में आप अपना लाइब्रेरी का नाम लिख देंगे, मॉड्यूल का नाम लिख देंगे, वो खुद ब खुद होता है। ठीक है, और इसके बाद होता है लोडर। लोडर का मतलब लोड्स एग्जीक्यूटेबल इनटू मेमोरी। जाहिर सी बात है, आपको आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। आपको पता है कोई भी चीज जब कंप्यूटर में चलता है तो मेमोरी में वो लोड होता है, और मेमोरी में है तो वो चलेगा। ठीक है, और जब तक मेमोरी में है वो चलेगा, मेमोरी से हट गया तो फिर उसका कोई काम नहीं है। सी प्रोग्राम टिपिकली गोज थ्रू 6 फ्रेज टू बी एग्जीक्यूट। 6 फ्रेज से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गुजरता है, तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है प्रोग्राम को बनाना, क्रिएटिंग प्रोग्राम। इसका मतलब राइटिंग एंड एडिटिंग द सोर्स कोड। सबसे ज्यादा टाइम इसी पे लगता है, यानी पूरा का पूरा कोड लिखना एनवायरमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर। दूसरा यानी पहला कोड लिखना है। दूसरा है प्री प्रोसेसिंग एंड कंपाइलिंग, यानी अब यहाँ लिखने के बाद से जो ये सब फेज है ना, ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है। सेकंड फेज क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग एंड कंपाइलिंग। प्री प्रोसेसिंग अलग चीज है, कंपाइलिंग अलग चीज है। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। लोगों को कंपाइलिंग के बारे में पता होता है, लेकिन प्री प्रोसेसिंग के बारे में नहीं पता होता, जबकि प्री प्रोसेसिंग अलग है कंपाइलिंग से। और प्री प्रोसेसिंग में भी एरर आता है, सिर्फ कंपाइल एरर नहीं आता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्री प्रोसेसिंग में एरर आया, कंपाइल टाइम में एरर नहीं आया। बहुत टाइम ऐसा होता है कंपाइल में एरर आया, प्री प्रोसेसिंग में नहीं आया। लेकिन आपको याद रखना है कि जो चीज पहले होता है उसमें अगर एरर आ गया तो उसके बाद वाला चीज होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्री प्रोसेसिंग और कंपाइलिंग, ये दोनों ही, अगर दोनों में से किसी में भी एरर आ गया तो आपको कभी भी एग्जीक्यूशन एरर या रन टाइम एरर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के सक्सेसफुल होने के बाद ही आप एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। दिस इज सिंपल लॉजिक। रेफरिंग प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड ट्रांसलेटिंग मशीन कोड, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में कहीं डिस्कस किया है, और वो मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है। तीसरा फेज होता है लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब वही है कि ऑब्जेक्ट फाइल, यानी आपने अपने कोड में बहुत सारे दूसरे फंक्शन को इस्तेमाल किया जो कहीं और लिखा हुआ है, तो उसको वहां से उठा के लाना और आपके कोड में डालना, तभी तो आपका फंक्शन काम करेगा ना। क्योंकि कोड लिखते वक्त आपका कोड उस दूसरे फंक्शन में डिपेंडेंट था, लेकिन जब आप कोड लिख लिए तो अब तो आपके कोड में भी वो फंक्शन होना चाहिए ना, तो वो जाके वहां से वो फंक्शन उठाएगा। इसको बोलते हैं लिंकिंग के, लिंक करना। उसके बाद होता है फेज 4। फेज 4 क्या है, लोडिंग। लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जाहिर सी बात है, अब सब कुछ हो गया तो अब मेमोरी में लोड करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने से पहले, तो मेमोरी में लोड होगा फेज 4 में। फेज 5 में वो एग्जीक्यूट होता है, यानी एग्जीक्यूशन होगा, आपका प्रोग्राम चल रहा है डायरेक्ट। और फेज 6 में क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम चल रहा है तो कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई बग या मेंटेनेंस तो होता ही है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल का ये पार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको फिक्सिंग और फाइंडिंग बग्स देखना पड़ता है। तो इंस्टॉल वीएस कोड। अब वीएस कोड क्या है, वीएस कोड एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सिस्टम। वीएस कोड स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूटिलाइज्ड कोड एडिटर एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो मोस्टली जो कोडर्स है, जो प्रोग्रामर्स है, वो इससे रूबरू हो चुके होंगे, वो ऑलरेडी
कोड लिख रहे होंगे वीएस कोड में, अगर नहीं भी लिख रहे हैं, सब लाइन वगैरह में लिख रहे हैं, बाईचाम में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वीएस कोड एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं। बट ये टोटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, जरूरी नहीं है कि आपको वीएस कोड में ही कोड लिखना है। वीएस कोड अलग हो सकता है, लेकिन आपका कोड सेम होना चाहिए, क्योंकि कोड में गड़बड़ होगा तो कंपाइलर एरर देगा आपको, ठीक है। इट सर्व्स अ versatile platform for coding in a various programming language encompassing language such as C, C++, Java, Python, JavaScript, React, Node.js, contributing to a broad appeal। इवन इससे भी बहुत ज्यादा रस्ट, गो और बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और इवन फ्रेमवर्क्स को भी ये सपोर्ट करता है। फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट, Node.js, Vue, Angular, ये सब, ठीक है। The ID popularity extend globally, including India, where has gained widespread adaptation। It's a user-friendly interface and extensive language support encompassing language such as C, C++, Java, Python, JavaScript, React, Node contribute to a broad appeal। यानी नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड में भी ये सबसे ज्यादा फेमस आईडीई है, डेवलपमेंट कोड एनवायरनमेंट। तो मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं और ये आसान है, और इसमें खास करके जो एक्सटेंशंस मिलते हैं वो और ज्यादा इसको यूजफुल बनाते हैं। वन ऑफ द नोटवर्दी फीचर ऑफ वीएस कोड इज इट्स विजुअल अपीयरिंग एंड डायनामिक यूजर इंटरफेस कॉम्प्लीमेंट बाय सोफिस्टिकेटेड नाइट मोड दैट एनहांस कोडिंग एक्सपीरियंस। और मोस्टली यहाँ पर जो विजुअली अपील होता है ना, जब आप एक कोड आईडी को खोलते हैं तो वहां पर एक सिंप्लिसिटी और एक कॉम्प्लेक्सिटी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कभी भी फोटो एडिटिंग नहीं किया है और वो फोटोशॉप को खोलता है तो उसको काफी ज्यादा अजीब सा लगेगा। इवन अगर फोटोशॉप चलिए छोड़ भी दे, अगर मैं उसको सीधा डाविंची रिजॉल्वर्स खुलवा लेता हूँ तो उसका दिमाग घूम जाएगा देख के कि भाई ये हो क्या रहा है। तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा रहता है। इन कंपेयर टू डाविंची रिजॉल्वर, अगर मैं फोटोशॉप उससे खुलवा दूं या कैमडाजिया खुलवा दूं या फिल्मोरा खुलवा दूं या इस मिड लेवल का कोई सॉफ्टवेयर खुलवाऊं, तो उसको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा हाँ चलो कुछ तो है। लेकिन डाविंची प्रीमियर प्रो, इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल पे काम करता है। बट वीएस कोड में क्या है कि वो करता तो फुल्ली एडवांस लेवल पे है, लेकिन उसका इंटरफेस काफी सिंपल बनाया गया है। तो वो एक तरफ से बिगनर फ्रेंडली भी होता है। यस, इससे इजी भी कोड एडिटर है, सबलाइन वगैरह इससे भी आसान होता है, अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। द आईडीई फैसिलिटेट स्मूथ कोडिंग प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि बाय डिफॉल्ट अभी वीएस कोड आपको नाइट मोड का सपोर्ट दे देता है, ताकि आप इजीली कोड कर सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है कोडिंग वर्ड छोटा होता है, आपको देखना पड़ता है। व्हाइट रहेगा तो आपके आई में इफेक्ट करेगा एंड ऑल दैट। द एडिटर फैसिलिटेट अ स्मूथ कोडिंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग यूजर विद ऑटो कंप्लीट कोड सजेशन, स्ट्रीमलाइन विद राइटिंग कोड एंड इनहेंस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर ये भी हो गया कि नाइट मोड के अलावा थीम्स भी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि ये ऑटो कंप्लीट का भी सजेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ वीएस कोड ही ऑटो सजेशन नहीं प्रोवाइड करता, सबलाइन वगैरह मोस्टली जो अच्छे आईडीज है वो ऑटो कोड प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, ऑटो कोड में और सजेशंस में फर्क होता है। ऑटो कोड का मतलब है कि वो आईडीई आपको बता रहा है कि जब आप एक फंक्शन लिख रहे हैं तो उसका पूरा नाम क्या है या उस फंक्शन के अंदर और क्या मेथड्स है। दिस इज कॉल्ड ऑटो कोड। इसको इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, एज अ बिगिनर आप बिल्कुल करेंगे इसको। एक होता है सजेशंस। सजेशंस का मतलब एआई चैटबॉट आपको सजेस्ट देता है, जैसे को पायलट अभी वीएस कोड के अंदर इंटीग्रेटेड है, तो दूसरे भी कोई इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई चैटबॉट एआई है, यानी आप लिखना शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने FUN लिखा है और नीचे पूरा फंक्शन बना हुआ आ गया और आप बस टैब दबाते वो फंक्शन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड सजेशन। तो वो एज अ बिगिनर आपको इस्तेमाल नहीं करना, उससे आपका कोड लिखने का जो एबिलिटी है वो कम जाता है। ऑटो से ऑटो सजेशन, ऑटो कंप्लीट, ये आपको जरूर इस्तेमाल करना है। और ऑटो कंप्लीट का डिफरेंस मैंने बता दिया, वहां पर आपका पूरा कोड कंप्लीट नहीं होता। जब आप एक फंक्शन लिखना शुरू करते हैं ना, उस फंक्शन का नाम पूरा आ जाता है, कैपिटल है कि स्मॉल है, और जब आप डॉट लगाते हैं तो उसका फर्दर मेथड्स आ जाता है। दिस इज टोटली ओके। ये आप बिगनर है तो भी करेंगे, एडवांस है तो भी करेंगे। लेकिन एक होता है कि आपने फंक्शन लिखा, पूरा का पूरा फंक्शन बन के आ गया 10 लाइन का, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप एक बिगनर है, हाँ आप इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उस वक्त आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि वो जो कोड दिया गया है वो सही है कि नहीं है, या उसको किस तरीके से ट्वीक करना है। VS Code distinguishes itself by offering a rich ecosystem in an app extension tailored for diverse programming language, enabled user for tailored कोडिंग एनवायरनमेंट टू स्पेसिफिक नीड। अच्छा, वीएस कोड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वीएस कोड का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, कम्युनिटी बहुत बड़ा है वीएस कोड का। दूसरा बात ये है कि ऐप का एक्सटेंशंस बहुत ज्यादा है। तीसरा ये है कि वीएस कोड के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग कर सकते हैं। क्या मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग? यानी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, फ्रंट एंड लिख सकते हैं, बैक एंड लिख सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसी तरीके से क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हैं, नेटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी बहुत सारा ऑप्शन। इवन कुछ हद तक गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं आप अच्छा लेवल में। तो 3D मॉडलिंग करते हैं बहुत टाइम उसमें, यानी प्रॉपर 3D मॉडलिंग नहीं, जैसा ब्लेंडर वगैरह में करते हैं, बट काफी सारा कोडिंग एस्पेक्ट वाला जो काम होता है ना, अलग अलग डाइवर्स फील्ड का, वो आप वीएस कोड में कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सी प्रोग्राम डेवलप्ड फेज, द कंपाइलर ट्रांसलेट सी प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। आपको पता है कि कंपाइलर ट्रांसलेट करता है सी प्रोग्राम को मशीन कोड में। ये सबसे कॉमन फ्रेज है जो हर सी प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले को पता होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक हाई लेवल ओवरव्यू है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो बहुत कुछ हमने यहाँ पर फेज में डिस्कस किया और प्रीवियस पूरे सीरीज में वही तो डिस्कस किया है, ठीक है। बट आमतौर पे हम लोग यही कह देते हैं कि कंपाइलेशन होगा और वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। मशीन कोड को ऑल्सो ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है, एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोला जाता है। बिफोर ट्रांसलेशन फेज
फेज, ट्रांसलेशन फेज से पहले, ट्रांसलेशन से मुराद कंपाइलेशन, कंपाइलेशन फेज से पहले अ प्री प्रोसेसर प्रोग्राम इन सी सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। यानी सबसे पहले आपका जो सोर्स कोड है वो प्री प्रोसेसर फील्ड से गुजरेगा, प्री प्रोसेसर पाइपलाइन से गुजरेगा। अगर प्री प्रोसेसर में ही कोई लिंकिंग का प्रॉब्लम आ गया तो वहीं एरर आ जाएगा, कंपाइलर तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। अगर प्री प्रोसेसर कंप्लीट हो जाता है फिर कंपाइलर के पास पहुंचेगा, कंपाइलर से कंप्लीट हो जाता है फिर वो आगे जाएगा। ठीक है, द प्री प्रोसेसर एड्रेस टू स्पेशल कमांड नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्चरिंग स्पेसिफिक मैनिपुलेशन टू गेट कैरिड आउट द प्रोग्राम बिफोर मैनिपुलेट। यानी वही बात है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से वो पूरा चेक करता है किस तरीके से सिस्टम है, किस तरीके से काम कर रहा है एंड ऑल दैट। ड्यूरिंग कंपाइलेशन द कंपाइलर इशू एन एरर मैसेज व्हेन इट्स एनकाउंटर a statement that violates the language rule and cannot be recognized. In the response, compiler provide an error message adding in the location of the rectifying the erroneous statement. It's worth noting that the word of error message issued by the compiler isn't standard by the C standard, leading to potential variation of the error across different system. क्या आप बोल दिया मैंने? सिंपल सी बात ये है कि कंपाइलेशन जब होता है तो कंपाइलेशन के वक्त आपको एरर्स मिलता है, एरर्स एनकाउंटर करते हैं। एरर्स कब देता है कंपाइलर? जब लैंग्वेज का यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई रूल, कोई सिंटेक्स आप गलत कर दिया। इसका एग्जांपल सेमीकोलन है, डॉट एक्स्ट्रा आ गया, ये सब आ गया, या फिर आपने इफ की जगह गलती से इफ्स लिख दिया, एस लगा दिया, तो इफ्स कुछ भी मतलब नहीं बनता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इफ्स को आप सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहां आपको छूट होता है, लेकिन नॉर्मल आप इफ्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एरर देगा। दूसरी बात यहाँ पर ये बताया हुआ कि वो जो एरर देता है वो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, आपका एरर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यानी कोई सी की तरफ से ऑफिशियली वो एरर नहीं आता, वो कंपाइलर एरर थ्रो करता है, और कंपाइलर बहुत सा किस्म का मार्केट में मौजूद है, तो डिफरेंट टाइप का एरर भी आपको थ्रो किया जा सकता है। यहाँ समझने का मकसद ये है कि सी के पार्ट नहीं है, जो एरर आपको दिखता है वो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या सी का अपना हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो कंपाइलर का पार्ट है। द लिंकिंग फेज इन्वॉल्व कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरी टू क्रिएट अ फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब उसके बाद लिंकिंग होता है। लिंक का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी, यानी जो लाइब्रेरी वगैरह को आपने इस्तेमाल किया है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो तो stdio लाइब्रेरी से आता है ना, तो उसको एक तरफ से उठाना और अब आपके कोड में प्रॉपर तरीके से इंजेक्ट करके कि वो काम करे, एक फाइल बनाना, वो होता है लिंकिंग में, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है इन्वॉल्व कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरी क्रिएट अ फाइनल एग्जीक्यूशन फाइल। तो वो फाइनल एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है जिसको exe फाइल कहा जाता है। दिस जो कि विंडोज के लिए होता है, ऑफ कोर्स exe आप कहीं और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दिस स्टेप रिजॉल्व रेफरेंस टू फंक्शन एंड लाइब्रेरी इंश्योरिंग ऑल डिपेंडेंसी आर प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड इनटू फाइनल प्रोग्राम। यानी ये सब चीज चेक कर लेता है कि भाई ये कोड और वो कोड जो दोनों को मिला के हम लोग एक फाइल बना रहे हैं, कोई गड़बड़, कोई सिंटैक्स कुछ तो नहीं हो रहा है ना, तो वो सब चीज ये देख लेता है, हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद द लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। अब हम लोग जब डबल क्लिक करते हैं ना, तो जैसे डबल क्लिक करते हैं लोडर क्या करता है, वो exe फाइल को लोड कर देता है। जाहिर सी बात है, exe फाइल को लोड करने का काम ही लोडर का है, तो डबल क्लिक करते ही वो लोड कर देता है। और अगर आप प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं तो जैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल के बाद, तब जाके वो उसको लोड करता है मेमोरी में। दिस इज फाइनल फेज वेयर द कंपाइल्ड कोड बिकम अ रनिंग प्रोसेस। तो ये फाइनल फेज होता है कि जब कंपाइल कोड चल रहा होता है, यानी आपके मेमोरी में वो चल रहा है, और मेमोरी में चलने का मतलब इंटरैक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड परफॉर्मिंग द इंटेंडेड ऑपरेशन। यानी अब वो ऑपरेटिंग, क्योंकि कंप्यूटर जो चल रहा है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही चला रहा है ना उसको, तो कंप्यूटर में जो भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उसको पता ही होगा। तो जैसे ही आपको मेमोरी में वो गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम चल गया, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम से वो इंटरैक्ट करना शुरू कर देगा, बात करना शुरू कर देगा, और जो कोड में आपने लिखा है वो चलेगा जैसे आपने चलाने का कोशिश किया है। और अगर नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है फिर इस फेज में जाएंगे हम लोग। ठीक है, डीबग और मेंटेन, ठीक हो गया। सो दिस इज काइंड ऑफ एक हम लोग का एक ओवरव्यू था, एक रैप अप था वीडियो। हालांकि ये अगर नहीं भी बनाता तो चल जाता, क्योंकि ये सब चीज आपको ऑलरेडी मालूम था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, बट स्टिल क्योंकि एक फेयरवेल, एक एंड वीडियो होना जरूरी था, ताकि आपको पता चले कि सीरीज कहाँ पर खत्म हो रहा है। अदरवाइज फिर बीच में तो खत्म हो जाएगा बिना कुछ बोले, तो आप भी सोचेंगे शायद आने वाला है वीडियो वगैरह। तो ये एक टोटली सी अल्टीमेट सीरीज था बिगिनर्स के लिए। तो इसमें इवन दो हमने बहुत सारा कॉम्प्लेक्स और बहुत सारा एडवांस टॉपिक भी डिस्कस किया, बट स्टिल डिस्कस किया नॉट टू कि आपको प्रॉपर समझ में डिस्कस किया, ताकि जस्ट आपको एक टच मिल जाए, तब जबकि आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल में सी पढ़ेंगे अगर आप चाहे तो उस वक्त आपके लिए बहुत सारा चीज फेमिलियर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो और ये पूरा का पूरा सीरीज पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज जरूर देख लेना।